नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजू है। एक क्वेश्चन आया है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉई म्यूचुअल फंड में कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं। काफ़ी सारे लोग तो ये बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड में गवर्नमेंट एम्प्लॉई पैसा जमा ही नहीं कर सकते हैं। मुझे नहीं समझ में आता है कि वो लोग कहाँ से पढ़ के चीज़ लिखा हुआ देखा उन्होंने कि ये कहते हैं कि म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, मार्केट में पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। मेरा यहाँ पे क्वेश्चन है कि आप मार्केट में नहीं लगा सकते, ठीक बात है, तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं लगाएंगे, पोस्ट ऑफिस में लगा देंगे, पीएलआई में लगा देंगे, आरडी में लगाने बोलते हैं, इंश्योरेंस में बोलते हैं, एफडी में बोलते हैं, यूलिप में बोलते हैं, जहाँ भी बोलते हैं, एनपीएस में बोलते हैं, हर जगह लगा दिया। लेकिन आपका डर है कि मार्केट में, म्यूचुअल फंड में नहीं लगा सकते हैं। तो एक चीज़ सोचिए, ये सारे संस्था पैसा कहाँ लगाते हैं? तो आप बोलेंगे दिल के गहराई से कि मार्केट में लगाते हैं। और मार्केट मतलब म्यूचुअल फंड में भी वही है, यहाँ एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, आप अपना खोपड़ी नहीं लगाते हैं, फंड मैनेजर खोपड़ी लगा के अलग अलग स्टॉक खरीद रहे हैं, उसी का नाम म्यूचुअल फंड है। मार्केट में आप अपना खुद दिमाग लगाते हैं, कौन सा खरीदना है, कौन सा बेचना है, पर यहाँ पे म्यूचुअल फंड में आपको ये दिमाग नहीं लगाना है, कौन सा स्टॉक खरीदना है, नहीं खरीदना है, वो सिरदर्दी फंड मैनेजर का है, एएमसी का है। तो जब ये सारे संस्था वहाँ पैसा लगाते हैं तो वही गवर्नमेंट ये बोलेंगे कि आप डायरेक्ट नहीं लगा सकते हैं, हो ही नहीं सकते, तर्कसंगत नहीं है। आप कहते हैं कि रेस्ट्रिक्शन है, तो आप यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि सरकार कहते हैं कि हमको दो, हम लगाएंगे, तो आप यहाँ पे ऐसा ये सोच रहे हैं कि सरकार का कहना है कि हमको दो, हम लगाएंगे। अगर ऐसा आप जान जाएंगे तो आप खुद कहेंगे क्यों, हम क्यों नहीं लगा सकते, हम ही लगा देंगे। तो ऐसा बात नहीं है, जहाँ पढ़ा है आप मुझे भेजिए कि नहीं लगा सकते हैं। हमारे जितने भी इन्वेस्टर हैं उसमें सबसे ज़्यादा सर्विस पर्सनल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया है कि पीएलआई के बारे में बताइए, ये दूसरा क्वेश्चन है, देखेंगे। गवर्नमेंट एम्प्लॉई में रेस्ट्रिक्शन है, म्यूचुअल फंड में पैसा नहीं लगा सकते हैं, इसमें रेस्ट्रिक्शन है, ये क्वेश्चन है। जबकि मेरा मानना है कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अब ये रेस्ट्रिक्शन हो सकता है कि कितना पैसा लगा सकते हैं, म्यूचुअल फंड में लगा नहीं सकते हैं ये नहीं है, कितना पैसा लगा सकते हैं ये रिस्ट्रिक्शन हम देखते हैं उसमें क्या कहना है। मान लेते हैं कि सैलरी 50,000 है, तो आप 30,000 तक लगा सकते हैं, 40,000 तक लगा सकते हैं, 50 भी लगा सकते हैं। कैसे? मान लीजिए कि आप फैमिली मेम्बर्स के साथ रहते हैं, जॉइंट फैमिली है, आपका पापा अभी भी खर्चा पूरा चला रहे हैं, पूरा जीवन यापन वही देख रहे हैं, खेती है, जीवन यापन सब कुछ हो रहा है, तो आपको जो 1 तारीख को सैलरी आया 50,000, वो सारा का सारा म्यूचुअल फंड में लगा देंगे, तो इसका कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आपने सेविंग कर लिया, जीवन यापन चल रहा है। जिस दिन ये जीवन यापन खत्म हो जाएगा तो आप जो पैसा जमा करके रखे हैं उससे सारा निकाल करके आप सबका जीवन यापन करेंगे। तो मुझे कहीं वो समझ में नहीं आता है कि रेस्ट्रिक्शन है। अब एक दूसरा सिचुएशन है कि आप सैलरी 50,000 है और इन्वेस्ट कर रहे हैं 5 लाख रुपए पर मंथ, तो यहाँ पे ऑब्जेक्शन हो सकता है कि भाई कोई इलीगल काम करके पैसा तो नहीं आ रहा है, जहाँ काम कर रहे हैं वहीं तो कुछ नहीं बिक रहा है, तो इस तरह का चीज़ इलीगल हो सकता है। लेकिन आप ये कर रहे होंगे गलती से कि सारे फैमिली मेम्बर्स का पैसा ले करके और आप अपने ही नाम पे अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्वेश्चन उठ सकता है कि आप अपने नाम पे इतना पैसा कैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो उससे तोड़ने का उपाय क्या है कि सारे फैमिली मेम्बर्स के नाम पे जो पैसा है उन्हीं के नाम पे पैसा जमा करते रहिए। आपके अकाउंट में जितना है, मैक्सिमम कैपेसिटी जितना है उतना करेंगे। इलीगल ढंग से कुछ हो रहा है तो वहाँ क्वेश्चन उठेगा, और ज़्यादातर क्वेश्चन उन्हीं का होता है जो इलीगल अनसोशल ढंग से पैसा अर्जित करते हैं। जो नॉर्मली पैसा कमा रहे हैं, ठीक ठाक सोर्स से पैसा कमा रहे हैं, कोई इलीगल अनसोशल काम नहीं है, तो कितना भी पैसा इन्वेस्ट करेंगे आपको पकड़ाए जाने पर भी आंसर होगा कि भैया ये तो पैसा हमारे मेहनत का है, टैक्स भी पे किया है, सब कुछ किया है, तो वहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं आएगा। अब बात है पहले क्वेश्चन का कि पीएलआई कर सकते हैं, अच्छा है, तो आप यदि पहले से अमीर हैं, करोड़पति हैं, तो पीएलआई कीजिए ना, पीएलआई कीजिए, बैंक कीजिए, पोस्ट ऑफिस कीजिए, एमआईसीएस कीजिए, आरडी कीजिए, सब कुछ कीजिए यदि आपके पास पहले से संपत्ति है। लेकिन आपको पहला 1 करोड़ चाहिए फाइनेंशियल फ्रीडम वाला, वो है नहीं, तो नहीं जमा करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ आपको 6 से 7% रिटर्न मिलेगा, और यदि पहले से अमीर नहीं है तो 6 से 7% के रिटर्न में यहाँ पे देखते हैं, मान लेते हैं कि 5,000 रुपये मंथली आप इन्वेस्ट करते हैं, जो भी पीएलआई कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, सेव पर से बेस्ट 20 साल तक करेंगे, 7% के रेट से ठप्पा लगा के 12 लाख का वैल्यू 26,19,000 मिलेगा। वो उसमें लिखा रहेगा नीचे में स्टार मार के, सेव पर से बेस्ट 7% के रेट से। अगर ये 7% का इंटरेस्ट 20 साल तक रहा तो
2%, 3%, 4% हो जाएगा तो सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क, स्टार मार्केट नीचे लिखा भी होगा, छोटा छोटा अंग्रेजी में जो किसी को समझ में नहीं आता है। अब यही पैसा अगर ब्लूटूथ ऑन हो गया है और ये स्मॉल कैप मिड कैप में हो और 15% का रिटर्न डिलीवर हो तो ये पैसा 12 लाख का वैल्यू 75 लाख होता है। तो आपको खुद डिसाइड करना है कि हम पहले से अमीर हैं तो चलो PLI भी चला लेते हैं, नहीं हैं तो म्यूचुअल फंड में झोंक देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि एक लाजवाब डाउट 90% लोगों के बीच है, हमने तो बहुत सुना है कि 15 लाख रुपया है, MIS कर देते हैं, मंथली इनकम अकाउंट में पैसा लगा देते हैं, जॉइंट अकाउंट में 15 लाख रुपये कर देते हैं और वहाँ से जो MIS आएगा 7.1% का रिटर्न अभी चल रहा है, उस MIS के पैसे को 8,800 लगभग मिलेगा, उसको पलटी मार देंगे दूसरे जगह जो ना RD में पलटी मार देंगे। तो वहाँ तो हुआ 7.1 और RD में हुआ 6, तो 7 6 13% का रिटर्न मिल गया, पलटी मार दिए। वहाँ से इतना आया फिर उसको पलटी मार दिए, 7 6 13 हो गया। तो ये 13 कैसे हुआ, इसमें देखते हैं कि 13 के हिसाब से होगा क्या। मान लेते हैं कि आपने यहाँ पे 15 लाख रुपया रख दिया तो 8,800 मिला। अब ये जो पैसा है उस RD में कर दिए, RD का रिटर्न 5.88 है, हम मान लेते हैं 6%। और यहाँ पे अंग्रेजी एक बोलते हैं कंपाउंडिंग क्वार्टरली, वैसे तो ईयरली होता है लेकिन यहाँ पे एक चालबाजी है, मतलब सुविधा है, चालबाजी नहीं है, आपको ज़्यादा सुविधा दिया है। क्वार्टरली कंपाउंडेड, मतलब साधारण आदमी को समझ ही नहीं आएगा, मंथली कंपाउंडेड क्या, क्वार्टरली क्या, दिन महीने साल क्या, समझ नहीं आता है। तो यहाँ पे समझाते हैं 6% RD बोला, मतलब 1 लाख रखा तो 6,000 साल का मिलना चाहिए। तो बोलते हैं क्वार्टरली कंपाउंडेड, मतलब 3 महीना में आपको पैसा दे देंगे, 1500 1500 1500 1500 सब मिला के 6,000 हो गया। लेकिन क्वार्टरली कंपाउंडेड मतलब ये जो 1500 मिला इसको भी आप जमा कर देंगे तो थोड़ा सा पैसा बढ़ेगा ना, 1 लाख पे तो 6,000 मिलेगा 6% के रेट से, लेकिन 1,500 रुपया भी थोड़ा सा पैसा जमा कर दिया, वो भी 6% के रेट से बढ़ेगा तो थोड़ा सा बढ़ेगा ना। फिर अगले क्वार्टर में भी पैसा मिला 1,500, उसको भी जमा कर दिया, फिर अगले क्वार्टर में भी पैसा मिला, उसको जमा कर दिया, सब ताम झाम ताय गुड़िया को जमा कर दिया तो 1 लाख का वैल्यू 1,06,136 रुपया होता है। मतलब 136 रुपया आपका बढ़ गया एक्स्ट्रा। ऐसे तो नॉर्मली एनुअली कंपाउंडेड होता तो 1 लाख का 1,06,000 होता, पर यहाँ पे अंग्रेजी क्वार्टरली कंपाउंडेड तो 136 रुपया एक्स्ट्रा हो गया। तो अब परसेंट कितना हुआ, अगर 6,000 होता 6% होता तो 6.000% होता, मतलब कितना भी जीरो लगाइए क्या फर्क पड़ता है, 6% होता, पर यहाँ पे है 6,136 रुपया तो 6.136, तो कितना हुआ ये 6.1%, चलो 6.2% मान लेते हैं। यानी कि जो पलटी मारे यहाँ पे 8,800 रुपया वो 6.2 के रेट से कंपाउंड होते रहेगा। तो यहाँ पे पहला वाला था 7.1%, 15 लाख रखा, 8,800 मिलना शुरू हुआ और उसको हम RD में झोंक दिए 6.2% के रेट से। ज़्यादातर लोगों का सोचना है, 90% लोग जिनका कि खोपड़ी का ब्लूटूथ अभी ऑन नहीं हुआ है, वो दोनों को जोड़ देते हैं, 2 1 3 7 6 13 13 10% मिलेगा और झोंकते जाते हैं झोंकते जाते हैं झोंकते जाते हैं। तो यहाँ झोंक के कितना पैसा बनाया, अगर तो ऐसा होता जैसा वो सोच रहे हैं वैसा ही होता तो 15 लाख रुपया 13.3% के रेट से 97 लाख रुपया बनता। यहाँ देख लेते हैं कैलकुलेटर में कि 15 लाख रखा, 15 साल तक रखा, 13.3% के रेट से ये 97 लाख रुपया बन गया। बनना चाहिए था अगर सही सोचा होता तो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। क्यों नहीं हुआ है यहाँ देखते हैं। 15 लाख रखा, MIS लिया 8,800 रुपया और इस पैसे को RD में झोंक दिया। यहाँ से तो 8,800 मिला, इस पैसे को अब झोंकते चला गया 8,800 8,800 6.2% पे। तो 6.2% पे अगर झोंकेंगे तो यहाँ पे देखेंगे 8,800 हर महीने ले रहे हैं, 15 लाख रखा 8,800 मिलना शुरू हो गया अगले महीने से, उस पैसे को झोंकते चले गए 15 साल तक 6.2% के रेट से, तो पैसा बन गया 26,16,000। अब देखिए खेल, 26,16,000 बन गया। समीकरण नंबर 2 पहला क्या था, पहला था 97 लाख बनना चाहिए था, ये था समीकरण 1। समीकरण 2 में 8,800 जमा करते गए 26,16,000 बन गया समीकरण नंबर 2। अब 15 लाख तो मेरा मूलधन ही था भाई, वो भी तो मिलेगा, हर महीना जा रहा है, ये बढ़ के 26 लाख हो गया और 15 लाख मूलधन भी जोड़ दीजिए, सब मिला के हो गया 41,16,000 समीकरण नंबर 4।
तो यदि तो 13% का रिटर्न मिलता तब तो भाई साहब 97 लाख होना चाहिए, लेकिन सारा खोपड़ी ताय गुड़िया लगा करके एक तो 41 लाख बना। अब तो 41 लाख अगर बना तो फिर रिटर्न कितना हुआ? पैसा लगाया इतना था, कुल मिला 41 लाख 16 हज़ार, तो पलटी पुलटी मार करके हमको इतना मिला। तो यहाँ पे कैलकुलेटर बोलता है कि आपने 15 लगाया था, वेरी गुड किया था, 15 साल टाइम भी दिए, अब मिला आपको 41 लाख, 41 लाख 38 हज़ार यहाँ पे दिखा रहा है 41 लाख। तो 7% के रेट से लगाया था इतना, टोटल मिला इतना, ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। तो दर कितना? दर आया 7%। ये तो 7 आया भैया कैलकुलेट करने के बाद। ओ भाई साहब ये तो 7% ही आया। अगर 41 लाख बना, मतलब यही बना, यही बनेगा तो 7% का ही रिटर्न होगा, 13% रिटर्न कभी हो नहीं सकता है। क्योंकि आपने अगर 10 लाख लगाया, 15 20 जो भी लगाया, उसका थोड़ा सा पैसा है, उस पर आपको 6% 7% मिल रहा है। पूरे पैसे का 6-7% नहीं मिल रहा है। हर महीने आप जो पैसा जमा कर रहे हैं छोटे से टुकड़े पे 6% 7% जमा हो रहा है, जबकि आपका खोपड़ी सोच रहा है कि 7% इधर और 6% उधर, 7 6 13 को दोनों को जोड़ दिया। ऐसे नहीं होता है। अब मेन मुद्दा है कि 15 लाख लगाया अगर है तो कहाँ लगाना चाहिए। बेस्ट पेंशन फंड मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, हमेशा बैंक वाला पकड़ना है। बैंक वाला कौन सा होगा तो यहाँ देखते हैं, फंड का नाम है हाइब्रिड एग्रेसिव बैलेंस फंड। म्यूचुअल फंड में 15 लाख रखा और 9,000 रुपये पर मंथ लेना शुरू किया। रिकॉर्ड है पिछले 15 साल का। 10 लाख में 6,000 बोलता हूँ तो 15 लाख में 9,000 रुपया बोला। पहले फंड का नाम आता है HDFC हाइब्रिड इक्विटी। 15 लाख रखा और 9,000 रुपये लेना शुरू कर दिया, इमीडिएट तुरंत लेना शुरू कर दिया। 1 मार्च 2008 में लगाया और अप्रैल से 1 तारीख से इमीडिएट लेना शुरू कर दिया। तो खाते में लेते रहे तो ड्रॉ कर लिए 16 लाख 20 हज़ार। लगाए थे 15 लाख, 16 लाख 20 हज़ार, ज़्यादा पैसा खा लिए। अब बैलेंस भी बचा है 44 लाख 84 हज़ार रुपये बैलेंस भी बचा है। दोनों को जोड़ते हैं, जो खाया और जो बचा 61 लाख रुपया होता है। 12.75 का रिटर्न अगर होता है तो इतना पैसा टोटल बनता है। पहला फंड था HDFC बैलेंस, कैनरा रिबको है, फिर निपॉन है, फिर ICICI का बात करते हैं। मैं बोलता हूँ बैंक वाला लेना है, SBI, ICICI, HDFC, और पैसा बचा है तो एक कैनरा में जोड़ देंगे। तो ICICI इक्विटी एंड डेट में देखते हैं, मिला जुला है, बैलेंस फंड है। 15 लाख लगाया था, यहाँ भी 9,000 रुपये पर मंथ लिया था। कब से कब तक? 2008 से 23 तक। तो यहाँ पे ड्रॉ कर लिए, ड्रॉ तो उतना ही करेंगे, 9,000 रुपये कॉन्स्टेंट मिल रहा है, तो 16 लाख 20 हज़ार। यहाँ बैलेंस बचा है 29 लाख, दोनों जोड़ते हैं 45 लाख। कितने % का रिटर्न? 10.05। वहाँ पोस्ट ऑफिस, RD, ताम झाम, MIS पलटी मारने पे 7% का रिटर्न था। टोटल जितना भी किया सब मिला के 7% था। यहाँ पे 10% का रिटर्न आपको दिखाया पिछले 15 साल में। और एक बात करते हैं अब SBI का, SBI इक्विटी हाइब्रिड। यहाँ पे भी 15 लाख रखा, वही 9,000 रुपये पर मंथ लिया, तो टोटल लिया कितना? 16 लाख 20 हज़ार। अभी बैलेंस कितना बचा हुआ है? 21 लाख। 15 लाख बढ़ के भी मिला 21 लाख 61 हज़ार। वहाँ पोस्ट ऑफिस MIS में 15 का 15 ही रहेगा और वो MIS के रूप में 8,800 मिलते रहेगा। यहाँ आपने 9,000 रुपया भी लिया और वो पैसा बढ़ के भी इतना हो गया। क्यों? क्योंकि 9% के रेट से यहाँ पे रिटर्न आपको पिछले 15 साल में दिखाया है। 9% के रेट से टोटल 37 लाख 81 हज़ार बना। तो बेहतर है कि आप अपने पैसे को नहीं सारा लगाना है, 5 लाख रुपया लगाना है। 5 लाख रुपया लगा करके 3-3 हज़ार रुपये पर मंथ लेंगे तो 12 से 15 साल में वो पैसे भी डबल हो जाएंगे, मूलधन, और पैसे भी मिल रहे हैं। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप म्यूचुअल फंड में पहली बार इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो दिए हुए ऐप में रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमसे जुड़ सकते हैं। मिनिमम यहाँ आप म्यूचुअल फंड में 100 रुपया से शुरू कर सकते हैं। जब ज़्यादा समझ में आए फिर ज़्यादा पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।